हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। कोयल नदी में डूबे 11वीं के 3 छात्रों के शव 25 घंटे बाद निकाले गए। एनडीआरएफ की टीम को मिली सफलता। लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र के नंदगांव कोयल नदी में नहाने के दौरान सोमवार को 3 स्कूली बच्चे डूब गए थे। घटना के 25 घंटे बाद तीनों के शवों को नदी से बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय गोताखोरों की मदद से सभी के शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। ज्ञात हो कि सोमवार को 4 स्कूली बच्चे स्कूल न जाकर कोयल नदी पहुंच गए थे, जहां नहाने के दौरान 3 बच्चे गहरे पानी में डूब गए। वहीं घटना के बाद जिला प्रशासन की टीम पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुटी रही और 25 घंटे बीत जाने के बाद तीनों शवों को बरामद कर लिया गया। डूबने के कारण तीनों छात्रों की मौत हो गई। मृतक तीनों छात्रों की पहचान नीलकंठ महली, आयुष कुमार और नवनीत भगत के रूप में हुई है। तीनों लोहरदगा के ही रहने वाले थे और विद्या मंदिर स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ाई करते थे। जिला प्रशासन ने बताया, घटना के बाद टीम लगी हुई थी, लेकिन सफलता दूसरे दिन मिली। सभी शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग में बाइक सवार अपराधियों ने रामनवमी कमेटी के पूर्व अध्यक्ष को मारी गोली। बाइक सवार अपराधियों ने रामनवमी कमेटी के पूर्व अध्यक्ष को गोली मार दी है। यह घटना हजारीबाग शहरी क्षेत्र के बड़ा बाजार में मंगलवार की सुबह हुई है, जहां अपराधियों ने रामनवमी समिति के पूर्व अध्यक्ष मंजीत यादव को गोली मारी है। अपराधियों ने उनके आवास के समीप ही इस घटना को अंजाम दिया है। मंजीत यादव को 3 गोलियां लगी है, 1 गोली पेट में जबकि 2 गोली पीठ में मारी गई है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद एसपी समेत कई अन्य पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटे हैं। पुलिस आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी है। बरहेट से बीजेपी प्रत्याशी गमालियल हेम्ब्रम ने किया नामांकन। सीएम हेमंत को देंगे टक्कर। भाजपा प्रत्याशी गमालियल हेम्ब्रम ने मंगलवार को बरहेट विधानसभा सीट के लिए नामांकन कर लिया है। उन्होंने 2 सेट में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। बरहेट विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए गमालियल हेम्ब्रम ने कहा कि बारिश हो चुकी है, कीचड़ भी हो गया है, बस इसमें कमल खिलने की तैयारी है। इस बार बरहेट में कमल का खिलना तय है। उन्होंने कहा कि जीत के प्रति वे पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन उन चुनौतियों के सामने बरहेट विधानसभा क्षेत्र की जनता खड़ी है। गमालियल हेम्ब्रम ने कहा कि बरहेट में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, यह उनका चुनावी मुद्दा है। क्षेत्र की जनता को पानी और अच्छी सड़क तक नसीब नहीं है। बिजली और स्वास्थ्य सेवा का भी हाल बेहाल है। उन्होंने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उस जैसे छोटे सिपाही पर जिस तरह से भरोसा जताया है, वे उस भरोसा पर पूरी तरह से खड़ा उतरेंगे और यह सीट जीतकर वे पार्टी की झोली में डालेंगे। दिवाली और छठ पर्व को लेकर रेलवे ने रांची के लिए शुरू किया स्पेशल ट्रेनों का परिचालन। दिवाली एवं छठ त्योहार के अवसर पर ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन का परिचालन रांची के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया है। इनमें रांची से गोरखपुर, रांची से जयनगर, रांची से पूर्णिया कोट, रांची से आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू हो रहा है। प्रशिक्षण के लिए नहीं आने वाले मतदान कर्मियों से मांगा गया स्पष्टीकरण। 26 अक्टूबर से 1 नवंबर को द्वितीय चरण के मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण कार्मिक कोषांग द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें 26 अक्टूबर को 114 लोग प्रशिक्षण के लिए नहीं आए थे। 27 अक्टूबर 2024 को 152 लोग अनुपस्थित पाए गए। कार्मिक कोषांग के द्वारा उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। 2 दिनों के अंदर उन्हें अपना स्पष्टीकरण देना होगा।
अगर 2 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण नहीं देने पर आरपी एक्ट 1951 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शराब घोटाला मामले में आईएएस विनय चौबे समेत कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। शराब घोटाला मामले में ईडी ने मंगलवार की सुबह बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम आईएएस अधिकारी विनय चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह समेत अन्य करीबी रिश्तेदार और संबंधित अधिकारियों के सीए के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ईडी की टीम काके रोड स्थित विनय चौबे के आवास और हरमू स्थित गजेंद्र सिंह के आवास की तलाशी ले रही है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने अपनी पड़ताल में पाया है कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल के दौरान आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी अरुणपति त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के अवैध सिंडिकेट के जरिए घोटाला हुआ। साल 2019 से 2022 तक सरकारी शराब की दुकानों से अवैध शराब को डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बेचा गया, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ में कथित तौर पर हुए 2050 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज किया था। इस मामले में छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के साथ साथ झारखंड के आईएएस और तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे को भी आरोपी बनाया गया है। ईओडब्ल्यू रायपुर के इंस्पेक्टर ने रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के निवासी विकास सिंह के बयान के आधार पर पहले मामले की जांच की और फिर मामला दर्ज किया। हजारीबाग की चर्चित नेत्री और पूर्व महापौर अंजलि बीजेपी छोड़ झामुमो में शामिल हुईं। हजारीबाग नगर निगम की पूर्व महापौर और चर्चित बीजेपी नेत्री अंजलि कुमारी ने मंगलवार को झामुमो ज्वाइन कर लिया। रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में अंजलि कुमारी ने झामुमो की सदस्यता ली। सदस्यता के बाद अंजलि कुमारी ने कहा कि बीजेपी में झारखंडियों की कोई अहमियत नहीं रह गई है। अब छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और यूपी के लोग बीजेपी को चला रहे हैं। कहा कि ये लोग स्थानीय झारखंडी कार्यकर्ताओं को गुलाम समझते हैं और उनकी अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण इस बारे के टिकट बंटवारे में देखने को मिला। इसमें समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई। कहा कि भाई साहब कल्चर के कारण झारखंड बीजेपी की नैया डूब रही है। कहा कि इस राज्य में झामुमो ही ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग का एक जैसा ख्याल रखती है और पार्टी में कार्यकर्ताओं को भी पूरा सम्मान मिलता है। जंगली हाथियों ने मचाया आतंक, 2 घरों को तोड़ा, फसलों को पहुंचा रहे नुकसान। झारखंड के चान्हो प्रखंड में जंगली हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। हाथियों का झुंड लगातार लोगों के घरों में तोड़-फोड़ कर रहे हैं। तोड़-फोड़ के बाद वो लोगों के घर में रखे अनाज भी खा जा रहे हैं। इससे स्थानीय लोग परेशान हो गए हैं। जंगली हाथियों ने चान्हो के चारा गांव में उत्पात मचा रखा है। यहां 22 जंगली हाथियों के एक झुंड ने सोमवार को चारा गांव में जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने वहां 2 घरों में तोड़-फोड़ की और गांव में लगे फसलों को भी खा लिया। इन हाथियों ने गांव में घुसने के दौरान खेतों में लगे गन्ने और धान की फसल को भी नुकसान पहुंचाया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग के टीम को दी, लेकिन सूचना के बाद भी वन विभाग की टीम नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिला। पलामू पुलिस ने AK-47 राइफल के साथ 3 TSPC नक्सलियों को गिरफ्तार किया। पलामू पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पांकी थाना क्षेत्र से 3 TSPC नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से एक AK-47 राइफल, 1 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 83 जिंदा गोली, मोबाइल और पर्चा भी बरामद किया गया है। तीनों नक्सलियों का आपराधिक इतिहास रहा है। नक्सली संतू उर्फ शैलेंद्र जी पर चतरा में 2 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या और एक ही परिवार को 2 लोगों की हत्या करने सहित 4 मामले अलग अलग थाने में दर्ज है। प्रेम गंजू पर अलग अलग थाने में 6 कांड दर्ज है। हेमंत उर्फ सरवन पर 2 अलग अलग थाने में कांड दर्ज है।
जानकारी के अनुसार सोमवार को 8 बजे रात में पलामू एसपी को सूचना मिली कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के 3-4 सदस्य हथियारों के साथ पांकी थाना अंतर्गत कारीमाटी जंगल के आसपास घूम रहा है। वे आगामी विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने, संवेदकों से लेवी वसूलने तथा अपने संगठन का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर पलामू एसपी ने ऑपरेशन प्लान बनाया और पांकी थाना प्रभारी, मनातू थाना प्रभारी के साथ एक टीम गठित की। इसके बाद पुलिस ने कारीमाटी जंगल में घेराबंदी कर तीनों टीएसपीसी नक्सलियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सलियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पलामू एसपी ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। हेमंत सोरेन ने बताया उनके 5 बड़े कामों को बीजेपी ने कैसे साजिश के तहत रुकवा दिया। हेमंत सोरेन ने बताया है कि उनके 5 बड़े कामों को बीजेपी ने कैसे साजिश के तहत रुकवा दिया, जिससे सरकार की साख को धक्का पहुंचे और प्रदेश का आदिवासी व पिछड़ा समाज विकास न कर सके। सोरेन ने इस बाबत सामाजिक कार्यकर्ता हंसराज मीणा के पोस्ट को रिट्वीट करते हुए जानकारी दी है। मीणा के इस पोस्ट में इन 5 बड़े कामों की चर्चा की गई है। हेमंत सोरेन का कार्य बनाम बीजेपी का कारनामा। पहला, ओबीसी आरक्षण। हेमंत ने ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ आकर 27% किया। बीजेपी ने पीआईएल डालकर इसे रोक दिया, जिससे समाज लाभ से वंचित हुआ। दूसरा, सरना धर्म कोड। आदिवासियों के लिए पृथक सरना धर्म कोड का प्रस्ताव विधानसभा से पास कराया, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने इसे नकार दिया। तीसरा, मैया योजना। महिलाओं के सम्मान के लिए हेमंत जी ने मनिया योजना शुरू की, जिसे रोकने के लिए बीजेपी ने पीआईएल दायर किया। चौथा, नियोजन नीति। युवाओं के लिए रोजगार की नियोजन नीति बनाई, मगर बीजेपी ने पीआईएल के जरिए इसे रद्द कराया। पांचवा, 1932 पहचान विधेयक। झारखंड की पहचान के लिए 1932 का विधेयक पास किया, लेकिन बीजेपी ने राज्यपाल से वीटो करवाकर अड़चन डाल दी। क्या बीजेपी झारखंड के विकास में रोड़ा नहीं? बीजेपी की सरकार बनते ही झारखंड में लागू करेंगे एनआरसी। बाबूलाल मरांडी ने फिर सरकार को घेरा। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज फिर राज्य सरकार पर तीखे प्रहार किए। घुसपैठ पर भी उन्होंने फिर से भड़ास निकाली। कहा कि झारखंड में आदिवासी समाज के अस्तित्व को बचाने और घुसपैठ पर नकेल कसने के लिए एनआरसी लागू करना बेहद जरूरी है। जिस प्रकार से झामुमो कांग्रेस के संरक्षण में बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देकर उनके अवैध दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं, ये भविष्य के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। बीजेपी नेता ने कहा, संथाल परगना के साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा व जामताड़ा समेत 6 जिलों से 16% जनजातीय समुदाय के लोग घटे हैं, जबकि मुस्लिमों की आबादी में 13% की वृद्धि हुई है। संथाल परगना के 2 जिले साहिबगंज और पाकुड़ में तो मुस्लिमों की संख्या 35% बढ़ी है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इन आंकड़ों का सोर्स क्या है। यदि अवैध घुसपैठ की स्थिति को नियंत्रित नहीं किया गया तो आदिवासी समाज के सांसदों, विधायकों की संख्या भी कम हो जाएगी। संथाल परगना के क्षेत्र में मुस्लिम युवक आदिवासी महिला जनप्रतिनिधियों से विवाह कर डेमोग्राफी बदलने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड में भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठ विरुद्ध निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी और एनआरसी लाकर सारे बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें चुन चुनकर राज्य की सीमा से बाहर किया जाएगा। स्पीकर के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। पिछली सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि याचिकाकर्ता संतोष हेम्ब्रम ने विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने विधानसभा अध्यक्ष पर चुनाव में भ्रष्ट आचरण अपनाने का आरोप लगाया था। अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि रविंद्रनाथ महतो ने चुनाव जीतने के लिए अवैध तरीकों का इस्तेमाल किया।
विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार और अधिवक्ता शाहबाज अख्तर ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा। जय श्री सोरेन ने खरीदा नॉमिनेशन पेपर, जामा सीट से निर्दलीय उतर सकती हैं। चुनावी मैदान मिंदशोम गुरु शिबू सोरेन की पोती जय श्री सोरेन अपने माता पिता की परंपरागत सीट जामा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। वह इस विधानसभा क्षेत्र का लगातार दौरा कर रही थी, लेकिन बीजेपी ने अपने पुराने उम्मीदवार सुरेश मुर्मू को ही उम्मीदवार बना दिया। इसलिए वे निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतरने का मन बनाकर नॉमिनेशन पेपर खरीद चुकी हैं। मंगलवार को नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। ऐसे में प्रबल संभावना है कि वह मंगलवार को नॉमिनेशन करेंगी। उन्होंने अपना पता जय श्री सोरेन, पिता सुदुर्गा सोरेन, पता रेड क्रॉस के पास मोराबादी मैदान, थाना लालपुर, मोराबादी, रांची लिखवाया है। झामुमो ने जामा विधानसभा सीट से लुईस मरांडी को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। सोमवार को लुईस मरांडी ने झामुमो प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा भरा है। अब दिसोम गुरु शिबू सोरेन के परिवार के सदस्य जय श्री सोरेन के जामा की जंग में कूदने के बाद मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। ईडी का केस मैनेज करने के नाम पर वसूली किए जाने की जांच एसीबी करेगी। ईडी के नाम पर वसूली किए जाने के मामले की जांच एसीबी करेगी। इस संबंध में रांची के पंडरा ओपी में मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने अधिवक्ता सुजीत कुमार का 164 का बयान कोर्ट में पिछले सप्ताह दर्ज कराया था। बता दें कि रांची के पंडरा इलाके के रहने वाले संजीव पांडे ने ईडी से जुड़े केस को मैनेज करने के नाम पर पंडरा थाने में वकील सुजीत कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। संजीव पांडे का आरोप है कि सुजीत कुमार ने ईडी की चार्जशीट में उनका नाम शामिल न करने के लिए कुछ अधिकारियों और उनसे 5 करोड़ से ज्यादा की ठगी की है। संजीव के मुताबिक सुजीत ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि वह उन्हें और उनके कुछ अधिकारी मित्रों को ईडी के केस से बचा लेंगे। उनका नाम चार्जशीट में नहीं आएगा। बदले में सुजीत ने उनसे करोड़ों रुपए ले लिए। इसके बाद भी उनके नाम ईडी की चार्जशीट में आ गए। इसके बाद जब संजीव ने अपना पैसा वापस मांगा तो अधिवक्ता ने पैसा नहीं होने के एवज में 54 चेक जारी कर दिए। साथ ही पैसे के बदले अपनी कार भी दे दी और एग्रीमेंट कर लिया। अधिवक्ता सुजीत ने संजीव पांडे के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया है। दोनों पक्षों की ओर से पंडरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अधिवक्ता ने अपने आवेदन में बताया है कि संजीव पांडे और उसके कुछ साथियों ने उसका अपहरण किया और उससे 12 लाख रुपए वसूलने के बाद उसे छोड़ा। झारखंड में फूड सेफ्टी को लेकर बड़ा एक्शन। 21 फूड इंस्पेक्टर से लापरवाही को लेकर मांगा गया स्पष्टीकरण। राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने त्योहारों के समय फूड इंस्पेक्टर द्वारा की जा रही लापरवाही को देखते हुए रांची, जमशेदपुर, धनबाद सहित राज्य के 21 फूड इंस्पेक्टर व एसीएमओ से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया है। वहीं इन सभी से 1 सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा गया है। बता दें कि इन सभी के खिलाफ कई सालों से विभाग के पास शिकायतें आ रही थी, जिसमें इन लोगों पर कई गंभीर आरोप भी लगे हैं। मामले की जानकारी देते हुए उप खाद्य सुरक्षा आयुक्त सुमंत कुमार तिवारी ने बताया कि ये फूड इंस्पेक्टर न सैंपल को सही तरीके से जांच के लिए भेजते हैं, न ही कभी इनकी रिपोर्ट मिलती है। करीब पिछले 6 सालों से इन लोगों ने विभाग का नाम बदनाम कर रखा है। इन सभी के विरुद्ध हर जगह से अपने एजेंट के जरिए वसूली करने की शिकायत मिलती रही है। इन सभी पर विभागीय कार्रवाई के लिए अनुशंसा की गई है। ये सभी फूड इंस्पेक्टर बड़ी दुकानों और स्टोरेज में जाकर सैंपल नहीं लेते हैं, बल्कि ये लोग छोटे छोटे या कुछ होटलों में जाकर सैंपल जमा करते हैं, जिसकी जांच हमेशा सही पाई जाती है। इन सभी लोगों पर यह भी आरोप लगाया गया है कि ये सैंपल लेने के लिए पैसों की भी मांग करते हैं। सुमंत तिवारी ने कहा कि अब इस तरह के धंधे को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लोगों के हित के लिए सैंपल की जांच सही तरीके से होगी।
गलत पाए जाने वाले विक्रेताओं पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीपीआई एमएल जमुआ में नहीं देगी उम्मीदवार, कहा धनवार सीट को लेकर इंडिया गठबंधन से बातचीत के बावजूद नहीं निकला हल। भाकपा मामले ने आज घोषणा की है कि वो जमुआ विधानसभा सीट से उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन साथ ही कहा है कि बगोदर, निरसा और सिंदरी में क्रमशः विनोद सिंह, अरूप चटर्जी और चंद्रदेव महतो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के बतौर चुनाव लड़ रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इंडिया गठबंधन में कई चक्र बातचीत के बावजूद धनवार सीट पर विवाद हल नहीं हो सका है। पार्टी ने कहा है कि भाकपा माले धनवार सीट पर बीजेपी को शिकस्त देने के लिए जोरदार तरीके से चुनाव लड़ेगी। बीजेपी यहां वोटों के विभाजन के लिए अन्य उम्मीदवारों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन धनवार की जनता जानती है कि केवल भाकपा माले ही बीजेपी को परास्त कर सकती है। यहाँ के मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान और तमाम उत्पीड़ित सामाजिक तबके भाकपा माले के बैनर तले गोलबंद हैं और विभाजन की साजिश को नाकाम करेगी। इंडिया गठबंधन की एकता और फासीवादी बीजेपी को शिकस्त देने के लिए भाकपा माले जमुआ सीट अपना उम्मीदवार नहीं दे रही है। शेष सभी सीटों पर भाकपा माले इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को अपना समर्थन देने की घोषणा करती है। झारखंड के चुनावी रण में महिला प्रत्याशी ठोक रही ताल, जानिए कितनी मिली सफलता। झारखंड के चुनावी रण में एक बार फिर महिला प्रत्याशी ताल ठोकती नजर आ रही हैं। राज्य गठन के बाद हुए विधानसभा चुनाव में इनकी भागीदारी लगातार बढ़ रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में बड़ी संख्या में महिला प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर रही हैं। पहले चरण के नामांकन के समाप्त होने के बाद अब इनके फॉर्म की स्क्रूटनी होनी है। इसके बाद पहले चरण के प्रत्याशियों की संख्या साफ होगा। इसी तरह से दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया अभी जारी है। इन सब के बीच एनडीए ने 14 और इंडिया गठबंधन ने 12 महिलाओं को इस बार टिकट दिया है, जिसमें भाजपा ने 12, आजसू ने 2, कांग्रेस ने 6 और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 और राजद ने 1 महिला को टिकट दिया है। भाजपा ने जिन सीटों पर महिला प्रत्याशी की घोषणा की है उसमें जामताड़ा, कोदरमा, गांडे, सिंदरी, निरसा, झरिया पोटका, जमशेदपुर पूर्वी, चाईबासा, जगन्नाथपुर और छतरपुर शामिल हैं। इसी तरह कांग्रेस ने जिन 6 महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला लिया है उसमें पाकुड़, महागामा, रामगढ़, झरिया, मांडर, महागामा और बड़कागांव शामिल हैं। इन महिला प्रत्याशियों में 4 वर्तमान में पार्टी के विधायक हैं, जिसमें महागामा से दीपिका पांडे सिंह, झरिया से नीरज पूर्णिमा सिंह, बड़कागांव से अंबा प्रसाद और मांडर से शिल्पी नेहा तिर्की शामिल है। जाने दीपावली में कैसा रहेगा झारखंड का मौसम, पड़ेगी बौछार या मिलेगी राहत। झारखंड में चक्रवात दाना का असर शनिवार को भी देखने को मिला। दिन भर रिमझिम बारिश होती रही, हालांकि आज धूप देखने को मिल रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड में दीपावली तक बारिश होने की संभावना है। इसके बाद मौसम साफ हो सकता है। रविवार को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। 31 अक्टूबर तक कहीं कहीं बारिश हो सकती है। कोल्हन प्रमंडल में शनिवार को चक्रवाती तूफान दाना का असर अपेक्षाकृत कम दिखा। दिन भर आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन शाम में हल्की बूंदाबांदी हुई। जेपीएससी अध्यक्ष के पद 2 महीने से खाली, सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट अटका। झारखंड में उच्च शिक्षा और नौकरी देने वाली संस्थाएं प्रभार पर है। गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पदों पर नियुक्ति की जिम्मेदारी झारखंड लोक सेवा आयोग, जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के पास है। जेएसएससी में प्रभारी अध्यक्ष है, तो जेपीएससी अध्यक्ष का पद करीब 2 महीने से खाली है। निवर्तमान अध्यक्ष एम नीलिमा करकेट्टा का कार्यकाल 22 अगस्त को खत्म हुआ था। इसके बाद से इस पद पर नियुक्ति नहीं हुई है। इससे नियुक्ति परीक्षाएं, सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट और इंटरव्यू अटका हुआ है। उधर राज्य के 4 विश्वविद्यालय में कुलपति के पद भी करीब 2 साल से खाली पड़ा है। वहीं करीब 70% सरकारी कॉलेजों में प्रिंसिपल का इंतजार है। शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों पर पिछले 3 दशक से नियुक्ति नहीं हुई है। यही नहीं, यूनिवर्सिटी शिक्षक के भी 40% पद खाली है। इसका सीधा असर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के प्रशासनिक व एकेडमिक कार्य पर पड़ रहा। यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति
2020 के अनुसार पढ़ाई हो रही है, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। शिक्षाविदों का कहना है कि शिक्षक की अस्थायी नियुक्ति किए बिना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। झामुमो का चुनाव आयोग को अल्टीमेटम, इस बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन रद्द करने की मांग की। झामुमो ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर गढ़वा से बीजेपी प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी का नामांकन रद्द करने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि सत्येंद्र तिवारी ने नामांकन पर्चे में आधी अधूरी जानकारी दी है। साथ ही झामुमो ने निर्वाचन आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए और 24 घंटे में कार्रवाई रद्द करने की मांग की है। पत्रकारों से बातचीत में सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया है कि भारत निर्वाचन आयोग का कहना है कि बीजेपी का पर्चा रिजेक्ट नहीं करना है। पहले इस तरह का मामला रांची तक सीमित था, लेकिन अब झारखंड की कई सीट पर ऐसा हाल दिखने लगा है। भट्टाचार्य ने कहा कि झामुमो को कानून पर पूरा भरोसा है। इस भरोसे के साथ वे मांग करते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से सत्येंद्र नाथ तिवारी के नामांकन पत्र की जांच करे और निर्णय दे। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 24 घंटे में अगर ऐसा नहीं होता है तो झामुमो उनका नामांकन रद्द कराने के लिए कानून का सहारा लेगा। सुप्रियो ने आरोप लगाया कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी ने अपना फॉर्म 26 यानी शपथ पत्र भरा तो कई कॉलम खाली रहे, जबकि आयोग की ओर से पहले साफ किया गया था कि कोई भी कॉलम खाली नहीं होना चाहिए, किसी तरह की कोई धोखाधड़ी न हो, इसका ख्याल रखने का वादा किया गया था। मौके पर झामुमो नेता मनोज पांडे भी मौजूद थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।